हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज 1 मार्च है और आज से आपकी जीएस की क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 11 AM पर आपकी क्लासेस आएगी। ठीक है, 1 मार्च से। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था इस जीएस के बैच को लेके। आई होप आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्लासेस को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और एकदम बिल्कुल गुड कंटेंट दूंगा आपको। जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें एकदम हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती है। वैसे बहुत कुछ है पढ़ने का, उतना सारा हमको पढ़ना नहीं है। जो एग्जाम में फैक्ट और इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो चीज़ कवर करेंगे हम। ठीक है, इस बैच में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का चैप्टर है आपका पॉलिटी में पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है वो किस किस तरीके से बना है, कैसे बना है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से कि कैसे फ्रेम हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन इसमें, ये क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, ये सब चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले मांग किसने करी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भारत का खुद का एक संविधान होना चाहिए। तो वो सब चीजें बेसिक कवर करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हमारा संविधान किस तरीके से बनाया गया है, कैसे कैसे क्या क्या हमने इसमें, मतलब किस तरीके से हमने ये हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। यहाँ देख रहे होंगे आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें, की इवेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1934 में हमारे जो एक फेमस लीडर थे वो एम एन रॉय। ठीक है, उन्होंने इमेजिन किया था कि यार अपना भी एक संविधान होना चाहिए भारत का, एक अगर खुद का संविधान होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो ये सबसे पहले इन्होंने इमेजिन किया था कि 1934 में एम एन रॉय जो थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने इमेजिन किया कि अपना भी एक संविधान होना चाहिए भारत का। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने डिमांड करी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है, कि भारत का एक खुद का संविधान होना चाहिए। तो पॉइंट 1 कह रहा है कि 1934 में एम एन रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब सबसे पहले जो आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है, प्रपोज, वो किसने दिया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पहला ही पूछा जाता है, 1934 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे एम एन रॉय, उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो पूछ सकता है एग्जाम में, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले किसने वो किया था 1934 में, तो आपको याद रखना एम एन रॉय ने। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के कि 1939 में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ऑफिशियली इसने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। ठीक है, तो 1935 में जो आईएनसी थी, जो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टी थी, आईएनसी वही रूल कर रही थी, ठीक है, इंडिया में। तो उन्होंने ऑफिशियली डिमांड कर दिया गया था, ठीक है, भले कि जब भी आपका संविधान बने, लेकिन उन्होंने उस टाइम डिमांड कर दी थी कि ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि भारत का एक सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। ठीक है, बने संविधान कभी भी, लेकिन उन्होंने पहले से ही डिमांड कर दी थी। ठीक है, तो 1935 में आईएनसी द्वारा डिमांड कर दिया गया था, ऑफिशियली डिमांड कर दिया था कि एक भारत की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। ठीक है, बात अब आते हैं अगले फैक्ट की। 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी के बिहाफ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि भारत कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1939 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अब ये जो ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी, अब ये फंस चुकी थी, क्योंकि अकेले उस टाइम पूरे उससे लड़ रही थी। ठीक है, इटली यूरोप से, जर्मनी से लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब ये वर्ल्ड वॉर तो लड़े, या इंडिया इधर डिमांड कर रही है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। अब ये फंस गए थे। इन्होंने सोचा कि अगर हम पहले, इन्होंने क्या प्लानिंग किया कि हम पहले वर्ल्ड वॉर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको, लेकिन हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे 1938 में, इन्होंने बोल दिया था कि भाई डिक्लेयर कर दिया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और बात करते हैं जो इन्होंने, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने किस बिहार पर, आईएनसी के बिहार पर डिक्लेयर किया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम बाय विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। और इसने ये बोला कि जो हमारा जो संविधान होगा, ठीक है, हमारा जो संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, वो बिना आउटसाइडर के, मतलब अपने ही हमारे इंडियंस के लोग जो है इसको बनाएंगे, इसको फ्रेम करेंगे बिना किसी आउटसाइडर के। ठीक है, तो ये बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के ये आपकी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये बनाई जाएगी। ठीक है, और इट शुड बी इलेक्टेड बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज के उस पे बेस पे ये इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, 1940 की बात करते हैं। 1940 में
ठीक है 1940 में बात करते हैं, इन्होंने जो है अगस्त ऑफर जो था, ठीक है, वो भेजा था ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अगस्त ऑफर भेजा गया था। तो पूछ सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अगस्त ऑफर जो है वो कब भेजा गया था, तो 1940 में भेजा गया था। ठीक है, और 1940 में जब अगस्त ऑफर भेजा गया था तो उसमें जो वाइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिंथिगो जो थे वो वाइस रॉय थे उस टाइम 1940 में। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड लिंथियागो जो थे वो उस टाइम वाइस रॉय थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिंसली। ठीक है, और जब अगस्त ऑफर भेजा गया था तो उसने मतलब डिमांड उन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट कर ली थी। फाइनली ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डिमांड, जो भारत ने जो डिमांड रखी थी, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो डिमांड रखी गई थी, ठीक है, आईएनसी की हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो इन्होंने डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, हम मतलब तुम्हारी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। अब इन्होंने क्या करा, 1942 में क्रिप्स मिशन सेंड किया। ठीक है, भेजा था। 1942 में क्रिप्स मिशन को जो है वो लीड कर रहे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, वो लीड कर रहे थे। ठीक है, और इसी के नाम पर 1942 में क्रिप्स मिशन बढ़ा था। ठीक है, प्रपोज वो ड्राफ्ट ऑन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने तो बोला कि अब हमारी वो खड़ी हो गई, ठीक है, मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने बोला कि क्या तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हो, कुछ हमारा भी देखा जाए। मुस्लिम लीग ने क्या करा, जो डिमांड जो है वो 2 सेपरेट असेंबली में रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग ऑफ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने क्या करा, जब अगस्त ऑफर भेजा था, जब सर स्टेफर्ड जो थे क्रिप्स थे वो आए इंडिया में 1942 में, तो उन्होंने क्या कहा कि हम मुस्लिम लीग जो है हम 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया था कि 2 मतलब हम सेपरेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाएंगे। ठीक है, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग डिमांडिंग 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन ऑफ प्लान आ गया था। ठीक है, 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि पूछ सकता है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो कब आया था भारत में, तो 1946 में कैबिनेट मिशन ऑफ प्लान आया था 1946 में। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि जो आपका कैबिनेट मिशन ऑफ प्लान है CMP ये कब आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन ऑफ प्लान आया था। रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे वो वाला आइडिया जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, प्रपोज द सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेमवर्क एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग, कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, दीज डेवलप लीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 विच इवेंचुअली ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ठीक है, ये आपकी चीजें दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दे रखा है कि जो 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे अलग अलग, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था कि उन्होंने ये बोला कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया जाए, फ्रेमवर्क किया जाए। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ठीक, बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। अबाउट क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। द क्रिप्स मिशन वाज सिग्निफिकेंट ब्रिटिश इनिशिएटिव वर्ल्ड वॉर सेकेंड एम द एड्रेसिंग इंडियन डिमांड द सेल्फ गवर्नमेंट सिक्योरिंग देयर कॉपरेशन बाय वॉर एफर्ट। ठीक है, लीड कौन कर रहा था क्रिप्स मिशन को, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो लीड कर रहे थे। वॉर कैबिनेट मिशन अराइव जो, ठीक है, और कैबिनेट जो मिशन है वो कब अराइव हुआ था, 22 मार्च 1942 में कैबिनेट मिशन अराइव हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपकी डेट भी पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन कब अराइव हुआ था, तो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1942 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रपोजल कब अनाउंस किया गया था, तो प्रपोजल जो है वो अनाउंस किया गया था 30 मार्च 1942 को प्रपोजल अनाउंस किया था और अल्टीमेटली रिजेक्टेड बाय मेजर इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, और ज्यादातर इंडियन पॉलिटिकल जो मेजर पॉलिटिकल ग्रुप्स थे इन्होंने अल्टीमेटली इसको रिजेक्ट कर दिया था, मेकिंग क्रिटिकली टर्निंग पॉइंट ऑन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, क्रिप्स मिशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 22 मार्च 1942 में अराइव हुआ था इंडिया में। ठीक है, और लीड कौन कर रहा था इसको, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो लीड कर रहे थे इसको। ठीक है, और प्रपोजल कब अनाउंस किया गया था, जो प्रपोजल था वो कब अनाउंस किया गया, 30 मार्च 1942 में प्रपोजल अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, 30 मार्च 1942 में प्रपोजल को अनाउंस कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे, अब बात करते हैं मेंबर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के जो मेंबर है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द क्रिप्स मिशन वाज सेंट मार्च 1942, कब 20 मार्च 1942 में भेजा था, सेंट किया इंडिया में। ठीक है,
इट वॉज लीड बाय स्टेफर्ड क्रिप्स, जो थे सीनियर ब्रिटिश पॉलिटिशियन मेंबर ऑफ वॉर कैबिनेट के, ये सीनियर वो थे ब्रिटिश पॉलिटिशियन मेंबर थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अदर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ मिशन इंक्लूडेड बाय लॉर्ड प्रिवी, ये 3 मेंबर थे, ठीक है, ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था इनको, ठीक है। तो जब आपका कैबिनेट क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था, क्लियर हुआ। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन पे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैसे हमारा क्रिप्स में सबसे पहले डिमांड किसने की, एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में, उसके बाद 1935 में आईएनसी ने डिमांड करी थी, देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी के द्वारा डिमांड करी कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 1939 में क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है, और फिर उन्होंने अगस्त ऑफर भेजा था। उन्होंने क्या करा, जवाहरलाल नेहरू की बात मान ली कि जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे, फिर उन्होंने एक्सेप्ट करी थी डिमांड। अब उन्होंने 1940 में अगस्त ऑफर भेजा था, और जब अगस्त ऑफर भेजा था इंडिया में, तो उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, आपको पता होगा, लॉर्ड लेंथियागो उस टाइम वाइसराय थे, ठीक है। और इसने क्या है कि डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको जो ब्रिटेन थी वो अकेले लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर सेकंड पूरी दुनिया से, जर्मनी, इटली से, यूरोप से, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ा, डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी, ठीक है। और फिर 1946 में आपका, ठीक है, ये आपका इस तरीके से चलता है। फिर क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन में भेजता है 20 मार्च को क्रिप्स मिशन आपका आता है 1942 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो लीड कर रहे थे क्रिप्स मिशन को वो कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो आपके लीड कर रहे थे, ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। यहां पर पहला पॉइंट है आपका, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने भी की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से सवाल आता है, ठीक है। एस्टैब्लिश 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था जब कैबिनेट मिशन ऑफ प्लान भारत आया था 1946 में, उसके अंतर्गत ये फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्लियर हुआ। टोटल मेंबर कितने थे, 389 टोटल मेंबर थे, ठीक है। और रिड्यूस बाय 299 आफ्टर द पार्टीशन, जब विभाजन हुआ था उसके बाद कितने मेंबर बच गए थे, 299 मेंबर बच गए थे, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग आपकी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और उस टाइम टेम्पररी जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके टेम्पररी चेयरमैन थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और LWC 3 लोग भेजे गए थे, लॉरेंस और ये आपके जो 3 पर्सन थे ये भेजे गए थे कैबिनेट मिशन ऑफ जब भारत आया था, ठीक है, 1946 में। और फर्स्ट में टोटल मेंबर कितने थे, 389, लेकिन आफ्टर पार्टीशन के बाद रिड्यूस हो गए थे, 299 मेंबर बच गए थे, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 पूछ सकता है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। और पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग हुई थी तो उस टाइम चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके चेयरमैन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके टेम्पररी चेयरमैन थे, ठीक है। तो कौन थे, डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो आपके टेम्पररी चेयरमैन थे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं परमानेंट चेयरमैन की। परमानेंट चेयरमैन कौन थे आपके, ठीक है। तो परमानेंट चेयरमैन को आपके जो इलेक्ट करे गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट करे गए थे। कब इलेक्ट करे गए थे, आपको पता होगा कि 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया था। और किसको इलेक्ट किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे, ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया था और कब अपॉइंट किया गया था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके हेड थे। और कब इनको अपॉइंट किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट किया गया था। कब अपॉइंट किया गया था, तो आपको पता होगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कब अपॉइंट किया गया था, सबको पता होगा कि जो अपॉइंट किया गया था वो आपके 29 अगस्त 1947 में इनको आपका अपॉइंट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत, आप बोले सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखेंगे की स्टेजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जब हमारा संविधान बना उस टाइम हमारे की स्टेटेज जो इंपॉर्टेंट जो की थे पॉइंट थे वो क्या क्या थे, स्टेटेज थे, ठीक है।
अब देखो क्या क्या स्टेज थी हमारी की पॉइंट। देखो अब यहाँ पहला है, आपको पॉइंट ए दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था और किसके द्वारा पास किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई कि आपसे पूछेगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसके द्वारा पास किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि कब पास किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किया गया था, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। देन जो पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको पास किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। क्यों? आउटलाइन प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी और डेमोक्रेसी और इक्विलिटी के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, किस चीज के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को? तो आप बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी एंड इक्विलिटी के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहां पर अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है 29 अगस्त 1946 को अपॉइंट किया गया था। हेड ऑफ किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। और चेयर कौन किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसको चेयर किया गया था। और इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर थे? डायरेक्ट पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कितना, हाउ मेनी मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? तो आपका 29 अगस्त 1947 को। और कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे, ठीक है। इंक्लूडेड बाय के.एम. मुंशी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसमें इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की। पहला ड्राफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी तो इनके द्वारा पहला ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? तो 4 नवंबर 1948 को पहला ड्राफ्ट पारित किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट कब पारित किया? 4 नवंबर 1948 को पहला ड्राफ्ट पारित किया था, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मैंने बोला ना कि जितने भी ये पॉइंट है हर एक पॉइंट से सवाल आता है मेरे भाई, इसीलिए मैंने आपको टू द पॉइंट बनाया है, ठीक है। मैं आपको टू द पॉइंट समझाऊंगा, मैं पूरी आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो खुद से भी अंडरस्टैंड कर जाओ, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कौन सी चीज क्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पहला मैंने बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब? 29 अगस्त 1947 में। चेयर्ड किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। अब ये पूछा जाता है कि पहला ड्राफ्ट कब पारित किया गया था? तो फर्स्ट जो ड्राफ्ट था वो 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। और सेकंड ड्राफ्ट 15 नवंबर 1948 और 17 अक्टूबर 1949 को पारित किया गया था, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? आप बोलोगे भैया बिल्कुल यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। अब ये जो है ना, ये बहुत बार अभी रेलवे का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी का फाइनल जो एडॉप्शन था, मतलब कब फाइनली एडॉप्ट किया गया था, वो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो फाइनल एडॉप्शन कब था? 26 नवंबर 1949 को फाइनल एडॉप्शन था, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि फाइनल एडॉप्टेशन कब था, ठीक है। संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, क्या हो रही है? सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन कब सबसे पहले हमने अडॉप्ट किया, फाइनल एडॉप्टेशन कब किया था, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपसे टिक करके आओगे 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। एक होता है रनिंग में कब आया था, वो अलग है, और एक होता है कि अडॉप्ट कब किया था, फाइनल एडॉप्टेशन की बात हो रही है। यहां पर फाइनल एडॉप्टेशन की बात हो रही है मेरे भाई, यहां पर किसकी बात हो रही है? फाइनल एडॉप्टेशन की, कब हमने संविधान फाइनली रूप से अडॉप्ट किया था। तो ये आप सब बोलोगे कि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, संविधान को अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। और एनफोर्समेंट अस्तित्व में कब आया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था संविधान, लेकिन एनफोर्समेंट रनिंग में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, ठीक है। रिपब्लिक डे, जब हम 26 क्यों आपका 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी को आपका भाई इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि उस टाइम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा कम इनटू फोर्स अस्तित्व में आ गया था। तो पूछा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है कब कम इनटू मतलब कब अस्तित्व में आया था, और इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कब उसमें रनिंग में आया था। तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को आया, ठीक है।
अस्तित्व में आया था। क्लियर हुआ? इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर एडॉप्ट की बात पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फाइनली एडॉप्ट किया, तो 26 नवंबर 1949। और हमने कब मतलब अस्तित्व में आया कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन? ये यहां से क्वेश्चन दोनों बार एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी रेलवे का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, भारत का जो संविधान हो कब उसमें केम इनटू फोर्स में आया था, तो आपको याद रखना, ऑप्शन दिए हुए थे आपके। ठीक है, इससे कंफ्यूजन हो जाता है 26 नवंबर 1949 में हुआ था या 26 जनवरी 1950 में होता है, तो दोनों अलग है। एडॉप्ट कब किया था फाइनली? 26 नवंबर 1949, और केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्लियर हुआ? आप बोलोगे भैया बिल्कुल क्लियर हो। अदर फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अदर फंक्शन क्या परफॉर्म्ड हुए थे वो चीजें देखेंगे। इन एडिशन टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ परफॉर्म द फंक्शन। पहला, रेटिफाई इंडियन मेंबरशिप कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ पूछा जा सकता है कि इंडियन मेंबरशिप द्वारा कॉमनवेल्थ इन मई 1949 में कॉमनवेल्थ हुए थे। एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन आपके वन लाइनर की फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्या क्या है? पहला, कॉमनवेल्थ गेम 1949 में, मई 1949 में, ये आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ। ठीक है, दूसरा, जो मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप थे, गेम नहीं, रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो 1949 में, ये पहला पॉइंट आपका याद रखना। दूसरा, एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। भारत का जो झंडा है, हमारा जो फ्लैग दिख रहा होगा, ठीक है, इंडिया का जो फ्लैग है, ये कब एडॉप्ट किया था हमने, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया था। कब एडॉप्ट किया गया था? आप बोलेगे जो नेशनल फ्लैग है हमारा, ठीक है, जो नेशनल भारतीय जो झंडा है, नेशनल फ्लैग जो है, ये कब एडॉप्ट किया गया था? तो एडॉप्ट किया गया था मेरे भाई, सब बोलेंगे कि सर 22 कब, 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया था। कब एडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया था। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट देखेंगे कि एडॉप्टेड द नेशनल एंथम। जो भारत का जो नेशनल एंथम है, ये कब एडॉप्ट किया गया था? ठीक है, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हेन वाज द नेशनल एंथम एडॉप्टेड। ठीक है, कब आपका नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, तो आप मई 1949 पहला आपका याद। सेकंड क्वेश्चन कि नेशनल व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड बाय, कब आपका इन विच ईयर नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। फिर अगला पूछता है कि इन विच ईयर द नेशनल एंथम एडॉप्टेड, तो आपको याद रखना 24 जनवरी 1950। अगला कि नेशनल सॉन्ग, भारत का जो सॉन्ग है वो आपका कब एडॉप्ट किया गया था? ये भी आपका 24 जनवरी 1950 को ही एडॉप्ट किया गया था। क्या? जो आपका इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल जो सॉन्ग है, ये कब एडॉप्ट किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही एडॉप्ट किया गया था। क्लियर हो मेरे भाई? सब लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी कई बार पूछा गया था। अभी क्या बोलते हैं 25 फरवरी को अभी पेपर था इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे पहले, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इलेक्टेड? ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, लेकिन ये आपके पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो आपके परमानेंट, वो आपके टेम्परेरी थे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को इनको इलेक्ट किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, इंडिया। क्लियर हुआ? अब आते हैं मेजर कमेटी। ये कुछ मेजर कमेटी है और कमेटी से भी आपका हर साल सवाल आता है। ठीक है, एसएससी में कौन कौन सी? यूनियन पावर ऑफ कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वो भी हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। और एडवाइजरी कमेटी की बात करते हैं, एडवाइजरी कमेटी हो गया और माइनॉरिटी कमेटी हो गया, ट्राइबल कम्युनिटी हो गया। ठीक है, इन सब के भी आपको याद रखने हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, इसके भी एडवाइजरी कमेटी ऑफ। अगला है 5 सब कमेटी है, ये आपकी 5 सब कमेटी दे रखी है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ठीक है, जेबी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी, एचसी मुखर्जी इसके वो है चेयरमैन। फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज के, और दूसरा एक्सक्लूडिंग एरिया सब कमेटी जो आपका गोपीनाथ भारदोली, ये आपकी सब कमेटी है। ठीक है, जो मेजर कमेटी हो मैंने आपको बता दिया, मेजर कमेटी से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लेना। क्लियर हुआ?
बात करते हैं माइनर कमेटी की। माइनर कमेटी कौन कौन सी है? पहला, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी जो अय्यर है ये है। हाउस कमेटी, ठीक है, इसके चेयरमैन ये हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन है। एडहॉक कमेटी, ये तो बहुत बार इस पर स्टार मार्क कर लो, कई बार पूछा गया है। एडहॉक कमेटी जो नेशनल फ्लैग है उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हेड है, ठीक है। कमेटी ऑफ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेवे मालंकर है, इसके याद, ये भी आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? जीबी मालवंकर, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में यहाँ पर दे रखा है। कमेटी वाज ड्राफ्ट, ठीक है, 29 अगस्त 1947 में पहला ड्राफ्ट, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज 7 मेंबर थे इसमें, तो ये भी आपको याद रखना है। 2 पॉइंट आपको ड्राफ्टिंग कमेटी में आ जाएगा। कब पहला 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई थी और 7 मेंबर थे और हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। क्लियर हुआ? चले आगे चलते हैं हम। ये आपके जो 7 मेंबर थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की, आपके दे रखे। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाकी ये मेंबर थे आपके, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ सील एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। दूसरा आपका BN राव जो थे, ठीक है, अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर थे आपके संविधान सभा के, ठीक है। क्लियर हुआ? अब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक। चलते हैं आगे हैं आपके दिए हुए, यहाँ पर एलोकेशन दे रखा है सीट का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1947 में, ठीक है। 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका एलोकेशन दे रखा सीट का। ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस की बात करें तो 292 सीट्स थी और जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जो आपके प्रिंसली स्टेट थे मतलब इंडियन स्टेट, वो 93 थे। चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस 4 थे। तो ये आपको यहाँ पर सीटों का एलोकेशन दे रखा है। तो पूछ देता है कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस के मतलब कितने मेंबर इलेक्ट किए थे? 292 और प्रिंसली स्टेट के 93, चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस के 4। ये सब चीज आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। द कैबिनेट मिशन ऑफ प्लेन 1946 प्रपोजल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक इन इंडिया एंड इंडिपेंडेंस वाज फॉर्मुलेटेड मिशन, क्रिप्स मिशन। ये आपके 3 मेंबर, जब कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 में भारत में, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन आया था भारत 1946 में, तो उस टाइम 3 मेंबर आए थे, 3 मेंबर आए थे। कौन कौन से आए थे? डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। आपका याद रखना, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और सर स्टफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये आपके भारत आए थे, ठीक है, ठीक है, ये आपके भारत आए थे। कौन कौन? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और दूसरा स्टफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर आपके भारत भेजे गए थे। 3 पर्सन भेजे गए थे जब आपका कैबिनेट मिशन ऑफ प्लेन आया था भारत, जब भेजा गया था, ठीक है। किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो पहला चैप्टर आपका फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रीएम्बल, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर आपका प्रीएम्बल है, ठीक है। इंडियन ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर आपका प्रीएम्बल है, ठीक है, प्रस्तावना, हिंदी में इसको प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में आपका दे रखा है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के एक नागरिक है। In our Constituent Assembly, this 26 November 1949 do hereby adopted enacted to give ourselves of Constitution, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होगी इस प्रस्तावना में, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, जस्टिस, इक्वलिटी, फैटर्निटी और सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, ये आप सब समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टेक्स्ट और प्रीएम्बल में क्या क्या दे रखा है आपको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इन इंडिया टू सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सिक्योर द ऑल सिटीजन, ठीक है। जस्टिस पहला दे रखा है आपका जस्टिस, कि जो जस्टिस हो वो किस टाइप का आपका जस्टिस दिया जाता है भारत के संविधान में। पहला आपका सोशली, सामाजिक रूप से, और इकोनॉमिक, और दूसरा पॉलिटिकली। ये आपका जस्टिस, 3 प्रकार के जस्टिस होते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रीएम्बल में आपका जो जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस जो वर्ड है उसका मीनिंग है और ये कितने प्रकार के जस्टिस दिए जाते हैं। तो पहला आपका सोशल, ठीक है, दूसरा आपका इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और दूसरा आपका पॉलिटिकल रूप से आपका जस्टिस दिया है। 3 प्रकार के आप जस्टिस है आपके प्रीएम्बल में दिए हुए। कौन कौन से? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ठीक है। तो तीनों प्रकार के जस्टिस आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपका यही दे रखा है, जस्टिस आर 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, ठीक है। दूसरा आता है लिबर्टी, आज़ादी, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
ठीक है, आपको ये फ्रीडम है, आपकी लिबर्टी है, आप थॉट ऑफ एक्सप्रेशन वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और बिलीफ ऑफ फेथ, वर्शिप, ये आपके लिबर्टी दी जाती है आपको। बात करते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है आपका स्टेटस, हर एक उसमें अपॉर्चुनिटी जाएगी, इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, टू प्रमोटिंग अमंग ऑल देम, ठीक है, तो ये आपकी ये इक्वलिटी है। दूसरा आता है फेटर्निटी, ठीक है, बंधुत्व, मतलब सबको समान वो देखा जाएगा, ठीक है, किसी के साथ हेर फेर नहीं होगी, कोई आगे पीछे नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें हैं आपका दिया जाता है इसमें, ठीक है, क्लियर हुआ। ये जो फेटर्निटी है, फेटर्निटी वर्ड ही एक भाईचारा है, इसका मीनिंग ही एक भाईचारा है, ठीक है, लोगों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फेटर्निटी। दूसरा सामाजिक एकताओं को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक विभाजन को कम करने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्टेड एनेक्टेड टू गिव द आउरसेल्फ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल इज इन्फ्लुएंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जो प्रीएम्बल है, ठीक है, जो प्रस्तावना है, हमने किससे इंस्पायर होकर ये लिया है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने प्रीएम्बल अडॉप्ट किया है, ठीक है, बिगिन विद पीपल, ठीक है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पूछ सकता है कि जो हमने जो प्रीएम्बल लिया है किससे इन्फ्लुएंस होके, तो अमेरिकन संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर हमने उनसे अडॉप्ट किया है, क्या, ये आपका प्रीएम्बल। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रीएम्बल किस कंट्री से लिया गया, सोर्स लिया गया, प्रीएम्बल जो हमने सोर्स लिया है वो किससे लिया है, तो आपको याद रखना है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो प्रीएम्बल किससे अडॉप्ट किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, तो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है प्रीएम्बल, ठीक है, किससे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। बात करते हैं, और यही वही है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है, 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, 1946 में, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे देखते हैं आपका ड्राफ्टिंग एडॉप्टेशन। ड्राफ्टिंग एडॉप्टेशन की बात करते हैं कि कब ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर जो थे, बी.आर. जो अंबेडकर थे वो आपके ड्राफ्टिंग, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे कट अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। और अस्तित्व में कब आया था, केम इनटू इफेक्ट, तो मैंने क्या बोला कि कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949, और केम इनटू फोर्स, तो 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कब केम इनटू फोर्स, तो आपको याद रखना 26 जनवरी आपका 1950 में आपका केम इनटू फोर्स अस्तित्व में आया था, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ की टर्म्स, जो आपके जो प्रस्तावना है उसमें जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, सोवराइन क्या होता है, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, कब ये वर्ड ऐड किए गए थे, ये सब चीज पूछेंगे, और सब चीज पूछी जाती है एग्जाम में, सारे के सारे पूछे जाते हैं कि 3 वर्ड कौन से अडॉप्ट किए, किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको अडॉप्ट, मतलब सब उसमें डाला गया, प्रेमबल में ऐड किया गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो प्रेमबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बात करते हैं सोवराइन का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो सोवराइन है उसका जो मीनिंग है कि जो कहता है कि इंडिया हैज कंप्लीटली फ्रीडम, भारत पूरी तरीके से आजाद है, खुद के लॉ खुद बना सकती है इंडियन, ठीक है, और इन पॉलिसी खुद के लॉज इंडिया खुद बना सकती है, ब्रिटेन बाहर के आउटसाइडर जो कंट्री है वो नहीं बना सकती है, ठीक है। नो कंट्रोल, किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल पावर का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, खुद की पॉलिसीज, खुद के लॉज, ये आपका कौन बनाएगा, इंडिया खुद बनाएगी, इंडिया भारत के संविधान को खुद बनाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सोवराइन का मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो आपको ये, अगर ऑप्शन में होगा तो आपको याद रखना है। सोशलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट वर्ड बहुत ज्यादा है, पूछा जा सकता, पहले आपसे मैं अभी जब असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर उसमें पूछा गया था कि सोशलिस्ट जो वर्ड है इसको प्रीएम्बल में कब ऐड किया गया था भाई, ठीक है। तो कब ऐड किया गया था, तो आपको यहां दिया है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है, ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी के रूल, जब इंदिरा गांधी रूल कर रही थी उस टाइम पे इसको ऐड किया गया था, ठीक है। कौन से संविधान के तहत, 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रूल एम्फसाइज द इकोनॉमिकली इक्वलिटी, स्टेट एंड ओनरशिप रिसोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखें आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर ऑफ एंटरप्राइजेस, PSU की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे
कि सोशलिस्ट जो वर्ड है, क्या सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में कब ऐड किया गया था? सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में कब ऐड किया गया था? तो 42nd, कब? 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो आपका संशोधन हुआ था, उसके तहत प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था। क्लियर हुआ? दूसरा पूछा जाता है आपका सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया था? ये भी आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो हुआ था उसके तहत ऐड किया गया था। ठीक है, कौन सा? सेक्युलर वर्ड। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। मतलब कह रहा है कि जो सेक्युलर का मीनिंग होता है कि भारत का जो संविधान है वो किसी भी प्रकार के मतलब नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियली रिलीजन नहीं, धर्म नहीं मानता है, मतलब सारे धर्म उसके लिए बराबर है, इक्वली ट्रीट करता है जितने भी धर्म है इंडिया में। ठीक है, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, ठीक है, जितने भी धर्म है उनको सब इक्वली मानता है। ठीक है, किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं देता है। ठीक है, तो सेक्युलर का मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि इंडिया एक सेक्युलर है, ठीक है, सोशलिस्ट है, सोवराइन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो ये सारे वर्ड है दिए हुए। बात है इंश्योर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन। जितने भी सिटीजन है उनके लिए इंश्योर फ्रीडम, जितने भी रिलीजन है उनके लिए फ्रीडम है, आज़ादी है। ठीक है, सबके लिए इक्वल ट्रीट किया जाता है। बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक की बात करी जाती है तो इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू पीपल के दो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। फंडामेंटल राइट लाइक अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल राइट है हमारे, लाइक अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीजें सब आपको याद। रिपब्लिक, पांचवा पॉइंट है आपका रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक की बात करें तो द हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? क्या? हेड ऑफ द स्टेट। हेड, और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। अगर हेड ऑफ द स्टेट की बात करी जाए तो हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करी जाए तो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। अगर आपसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाए तो वो कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाए तो वो होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर हुआ? नॉट हेरिडिटरी, एंश्योर द पावर रिमेनिंग द पीपल, नॉट द मोनार्की। ठीक है, हमारे जो संविधान उसमें डेमोक्रेसी है, ना कि मोनार्की। ठीक है, तो क्लियर हुआ? 6 पॉइंट है जस्टिस। जस्टिस मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के जस्टिस दिए जाते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ठीक है, तो जस्टिस कितने टाइप के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आपका सोशल जस्टिस। नो, सोशल जस्टिस का मतलब होता है किसी भी प्रकार का आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज और वेल्थ वाइज। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। क्लियर हुआ? इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर फेयर एंड वेजेस एंड अपॉर्चुनिटी। मान लो अगर मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो अगर वो सेम पोस्ट पर है तो उसको भी 20,000 रुपए में, ऐसा नहीं कि मेरे को 25 मिलेंगे उसको 20 मिलेंगे। तो इक्वली आपका इकोनॉमिक जस्टिस ये इसके अंतर्गत ये दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड फेयर एंड वेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट और पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। मतलब पॉलिटिकल सिटीजन्स की बात करी जाए, जो पॉलिटिकल जो जस्टिस है, हर एक पर्सन को अधिकार है वोट देने का। हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को है राइट टू वोट, मतलब वोट दे सकता है, हर एक पर्सन वोट दे सकता है। आफ्टर 18 ईयर, जब 18 साल का हो जाए तो हर एक पर्सन को है वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, 7 पॉइंट पढ़ते हैं लिबर्टी। लिबर्टी माना छूट। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ एंड वर्शिप। मतलब हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को फ्रीडम है, आजादी है, थॉट मतलब बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, पूजा पाठ सब कुछ करने का उसका अधिकार है, वो कर सकता है। प्रोवाइड थ्रू फंडामेंटल राइट। और जो फंडामेंटल राइट है जो ये प्रोवाइड करा जाता है, जो आपका फ्रीडम ऑफ राइट प्रोवाइड किया जाता है, थॉट, बिलीफ एंड वर्शिप, आर्टिकल 19 से लेकर 22 के, ठीक है, के अंतर्गत दिया हुआ है संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? 8वां आपका दे रखा इक्विलिटी। इक्विलिटी मतलब समानता। नो सिटीजन इज सुपीरियर टू इंफीरियर बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड वेल्थ। कह रहा है कि किसी भी प्रकार का सिटीजन को सुपीरियर या इंफीरियर बेस्ड इन कास्ट सिस्टम और रिलीजन, धर्म बेस और वेल्थ बेस पर ही नहीं देखा जाएगा, उसकी काबिलियत पर देखा जाएगा, ना कि आपका रिलीजन, धर्म और कास्ट बेस पर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये एंश्योर करता है कौन सा आर्टिकल ये एंश्योर करता है? तो आर्टिकल नंबर 14, एक राइट टू इक्विलिटी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ठीक है, अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो मैं आर्टिकल जब अगला
चैप्टर जब हमारा आगे आर्टिकल आएंगे तो उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये इक्वलिटी वाला जो ये है वो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब किसी भी प्रकार का आपके उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सबके लिए समानता दी जाएगी। कोई भी सुपीरियर, नो सिटीजन सुपीरियर इन्फीरियर बेस पे आपका वो नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल रखा जाएगा। जिसके अंदर पोटेंशियल है वो आगे जाएगा, जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इक्वलिटी की बात कर ली हमने। अब आता है फ्रेटर्निटी, ठीक है, बंधुत्व। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन, एंश्योर द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये चीज कह रहा है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, देखा जाए तो बंधुत्व। इसमें क्या है कि मतलब फ्रेटर्निटी के अंदर दिया गया है कि सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, सामाजिक विभाजन को कम करना, ठीक है। दूसरा होता है राष्ट्रीय की एकता और अखंडता को निश्चित करना। ये चीजें आपके फ्रेटर्निटी के अंतर्गत दी हुई है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे चलें तो यहाँ पर आपके दे रखे हैं की फीचर ऑफ प्रीएम्बल के कुछ की फीचर दे रखे हैं। सोवराइन मैंने अभी बताया था, इंडिया इज इंडिपेंडेंट नॉट सब्जेक्टेड एक्सटर्नल अथॉरिटी, मतलब इंडिया खुद अपने लॉ बना सकती है, खुद पॉलिसी बना सकती है, बाहर की किसी भी एक्सटर्नल कंट्री को मतलब इंक्लूड नहीं करा, उनको वो लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने सोशलिस्ट बताया, एंश्योर द इकोनॉमिक, 3 प्रकार के होते हैं सोशलिस्ट, आपका इकोनॉमिकली सोशल इक्वलिटी और आपका इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल या सेक्युलर की बात करी जाए, द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वली विदाउट एंड फेवरिंग ऑफ पर्टिकुलर वन, ठीक है। डेमोक्रेटिक देख लिया, रिपब्लिक देख लिया, जस्टिस देख लिया हमने, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर लिए। अमेंडमेंट की बात करते हैं कि कब संशोधन हुआ था। पहली बार जो संशोधन हुआ था ना, ठीक है, फर्स्ट एक बार ही संशोधन हुआ हमारे प्रीएम्बल में, वो कब हुआ था? जब 42nd अमेंडमेंट को ये वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? 3 वर्ड जोड़े गए थे नए, तो आपको भाई याद रखना है। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 1976 में, उस टाइम 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से 3 वर्ड है जो 42वां संशोधन 1976 के तहत प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। तो कौन से जोड़े गए थे? पहला आपका ऐड किया गया था सोशलिस्ट, कौन सा? सोशलिस्ट। देन अगला सेक्युलर, ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा जोड़ा गया था? इंटीग्रिटी। कौन सा? इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे आपके प्रीएम्बल में। कौन कौन से? फिर से मेरे साथ रिपीट करो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। बहुत ज्यादा तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 42वें संशोधन 1976 के तहत आपके जोड़े गए थे प्रीएम्बल में, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपके 3 वर्ड 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। बात करते हैं आप सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है। चलते हैं आगे। यहां पर दे रखे आपके सोर्स पावर, ठीक है। मतलब आपको पता होगा कि जो हमने प्रीएम्बल का जो ये सोर्स है, किस कंट्री से, संविधान से इंस्पिरेशन होकर लिया है, अडॉप्ट किया गया है। तो जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था। प्रीएम्बल जो अडॉप्ट किया गया था वो किससे अडॉप्ट किया गया था? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। अमेरिकन का जो संविधान है उससे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपके दे रखे जो जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन थे, केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट रूल द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रीएम्बल है, वो भारत के संविधान का पार्ट है, ठीक है। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी यूज, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करा जा सकता है प्रीएम्बल को, ठीक है। और ये प्रीएम्बल जो है नॉन जस्टिसेबल है, मतलब एक तरफ डायरेक्टली आप इसमें वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉ से आपको गुजर के इसमें एनफोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि डायरेक्ट संशोधन हो जाए इसमें, ठीक है। बहुत से लॉज प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तब जाके इसमें वो होता है आपका संशोधन, ठीक है। ये आपका दे रखा है द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन बोली गई है, द प्रीएम्बल जो है वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का, एंड एनस्टिपुलेटेड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड गाइड द नेशन, ठीक है। ये आपका दे रखा है। नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, बहुत से लॉ के थ्रू आपको एनफोर्स गुजरना पड़ेगा, तब आपका ये इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ? ये आपका प्रीएम्बल था। तो प्रीएम्बल भी आपका कंप्लीट होता है और फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका कंप्लीट। तो ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं आज की क्लास में, ठीक है। और प्रीएम्बल आपका खत्म होता है और जो आपका 3rd चैप्टर शुरू होता है आज का, वो है आपका शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम कवर करेंगे और बिल्कुल एकदम बेसिक से कवर करेंगे। हर एक शेड्यूल के बारे में जानेंगे, कितने हमारे शेड्यूल है और अमेंडमेंट कब, कौन सा शेड्यूल अमेंड हुआ, ये सब चीज़ें जानेंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सबको पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा कहीं,
तो आपके टोटल कितने शेड्यूल है प्रेजेंट में? 12 शेड्यूल्ड है, ठीक है, 12 शेड्यूल्ड है, ठीक है। लेकिन जब आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, लेकिन उस टाइम आपके 12 शेड्यूल नहीं थे, ठीक है, उस टाइम आपके 8 शेड्यूल थे, ठीक। फिर उसके बाद अमेंड हुआ, फिर उसके बाद नए शेड्यूल जोड़े गए थे, तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 12 शेड्यूल के बारे में जानेंगे। जो शेड्यूल फर्स्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है आपका? यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में दिया है, ठीक है। क्या दिया गया है? यूनियन और टेरिटरी के बारे में दिया गया है। लिस्ट ऑफ स्टेट क्या दिया गया? फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया? लिस्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया है? एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 12 के 12 शेड्यूल से, किसी भी शेड्यूल को पूछ सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई से भी शेड्यूल पूछ सकता है कि इस शेड्यूल में क्या दिया है, ये शेड्यूल 2 है, ये किससे रिलेटेड है, शेड्यूल 3 किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें पूरे 12 के 12 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आपको आगे ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? इस लिस्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया है? प्रोविजन एमोल्यूमेंट के बारे में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया? प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रोविजन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ये प्रोविजन ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी आपके ये जो है एमोल्यूमेंट है उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। किस किस के बारे में? प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, प्रोविजन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रोविजन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रोविजन ऑफ कंट्रोल कैग और ऑडिटर जनरल, इनके बारे में सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया है? ओथ ऑफ अफर्मेशन। जो ये सारे के सारे हैं जो सेकंड शेड्यूल में है दिए हुए हैं, इनको ओथ दी जाती है थर्ड शेड्यूल के तहत, ठीक है, ओथ ऑफ अफर्मेशन। तो आपको थर्ड शेड्यूल भी याद रखना है। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया जाता है? ओथ ऑफ अफर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में डायरेक्ट पूछा जाता है कि थर्ड शेड्यूल में क्या दिया जाता है, क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो ओथ ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? सीट का एलोकेशन, ठीक है। सीट का विभाजन की बात किस शेड्यूल में की गई है? तो आपके फोर्थ शेड्यूल में की गई है। जो आपका जो फोर्थ शेड्यूल है इसमें सीट का एलोकेशन किया गया है। क्या किया गया है? सीट का विभाजन फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत किया गया है। तो ये भी आप सबको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट, सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट, थर्ड शेड्यूल में ओथ ऑफ अफर्मेशन, फोर्थ शेड्यूल में सीट ऑफ एलोकेशन, ठीक है। जो आपके प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे उनका सीट का विभाजन किया जाएगा चौथे शेड्यूल में, और जो प्रतिनिधित्व जो चुने जाएंगे उनका जो आपका जो ओथ है वो किस शेड्यूल में दिया जाएगा? आपके थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत उसको दिया गया है, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल कास्ट। एससी और एसटी का जो दर्जा है, एससी और एसटी को प्रोटेक्ट किया गया, किसमें किस शेड्यूल में बात करी गई है एससी और एसटी की? वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में बात करी गई है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जिक्र जो है वो पांचवा जो शेड्यूल है, फिफ्थ जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत इसको दिया गया है, ठीक है, क्लियर हुआ। सिक्स शेड्यूल में आपकी ट्रिक है ममता दीदी, ठीक है। क्या है? ममता दीदी। दैट मीन्स क्या है ममता दीदी? प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो है आपके ट्राइबल एरिया कौन कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? आसाम हो गया आपका ट्राइबल एरिया, कौन कौन से? आसाम हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो गया? मेघालय हो गया, और मेघालय के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। ये आपके क्या है? आपके ट्राइबल एरिया है। प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, क्लियर हुआ। ये कौन से शेड्यूल में दिया है? सिक्स शेड्यूल में दिया है। तो शॉर्ट ट्रिक है ममता से आप याद रखना, ठीक है। एम से क्या होता है? मिजोरम, और एम से दूसरे एम से मेघालय, और ए से होता है आपका आसाम, और टी से होता है आपका त्रिपुरा, ठीक है, क्लियर हुआ। सेवंथ शेड्यूल में क्या गया है? सेवंथ शेड्यूल में आपका अगर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेवंथ शेड्यूल में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो आपका जो सेवंथ जो शेड्यूल है मेरे भाई, वो उसमें आपका यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है, ठीक है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। किस किस का? आपका सेवंथ जो शेड्यूल है उसमें जो आपका जिक्र किया गया है वो 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी? पहला आपका यूनियन लिस्ट, ठीक है, और दूसरा आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है, और तीसरा आपका मेरे भाई कौन सा? कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये किस से मतलब किस कंट्री से इंस्पायर होकर ऐड की गई है? तो ऑस्ट्रेलियन से कंकरेंट लिस्ट जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 लिस्ट का जिक्र किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। 8th शेड्यूल में बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में किस चीज का जिक्र किया गया? पहला आपका जो 8th शेड्यूल में जितनी भी 22 भाषा है, 22 लैंग्वेज, क्या
22 लैंग्वेज का जिक्र किस शेड्यूल में किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इन विच शेड्यूल इंक्लूडेड द 22 लैंग्वेज, ठीक है, जो 22 जो भाषा है हमारी भारत के संविधान में जो 22 भाषा है उसका जिक्र किस शेड्यूल में? तो आप बोलोगे सर 8th शेड्यूल में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है, ओके, लैंग्वेज का जिक्र किया गया। अब बात करते हैं आपका 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट ऑफ रेगुलेशन का जिक्र किया गया है। 10th शेड्यूल में प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र किस शेड्यूल में किया गया है? डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका जो जिक्र किया गया है वो कौन से शेड्यूल में? तो 10th शेड्यूल में, ठीक है। 11th में आपका पंचायत राज आता है। 11th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि 11th शेड्यूल में किसका जिक्र किया गया है? तो पंचायत राज का जिक्र किया गया है। पावर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत राज, ठीक है। तो आपको 12 के 12 शेड्यूल पूरे याद रखने हैं, ठीक है। और 12th शेड्यूल में आपका पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किया गया है। तो डायरेक्ट पूछता है कि 12th शेड्यूल में किसका जिक्र है? आप बोलोगे सर म्युनिसिपैलिटी का। 11th शेड्यूल में पंचायत राज का, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, और 9th में क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट रेगुलेशन, 8th में क्या है? लैंग्वेज, 7th में क्या है? 3 लिस्ट का जिक्र किया है, यूनियन, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरी बात करते हैं आपका 6th में आपका ट्राइबल एरिया, ममता दीदी, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम, ठीक है, इनका जिक्र किया गया है। 4th शेड्यूल में बात करें तो सीट का एलोकेशन, सीट का विभाजन किया गया है। और 3rd शेड्यूल में बात करें तो ओथ ऑफ अफर्मेशन का, और 2nd शेड्यूल में एमोल्यूमेंट का जिक्र किया गया है, और 1st शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब यहां से हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है, थ्योरी यहां दिया है। द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एडिशनल डिटेल क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द वेरियस प्रोविजन मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल कितने थे? 8 शेड्यूल थे मेरे भाई। कितने थे? पहले 8 शेड्यूल थे, ठीक है। कितने थे टोटल? ओरिजिनली 8 शेड्यूल। पूछा जाता है कि ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे भारत के संविधान में? तो 8 शेड्यूल थे, ठीक है। कितने थे? 8th शेड्यूल थे। बट संशोधन के बाद नंबर ऑफ इंक्रीज कितने हो गया? 12 हो गए। तो आफ्टर अमेंडमेंट के बाद अब कितने शेड्यूल हो गया? प्रेजेंट में कितने शेड्यूल है? अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। तो प्रेजेंट में आपके 12th शेड्यूल है। कितने हैं? 12th शेड्यूल है, ठीक है। कितने? 12th शेड्यूल है आपके प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, आफ्टर अमेंडमेंट अब 12 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम हर एक शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेन जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया गया है, ठीक है। मतलब क्या जिक्र किया गया है? देखो, कंटेन नेम्स टेरिटरी ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। सेकंड है, इनिशियली 14 स्टेट थे, पहले कितने थे? 14 राज्य थे। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है कि जो स्टेट के लिए नाम और यूनियन टेरिटरी का जो जिक्र किया गया वो फर्स्ट शेड्यूल में है। और नेम दिया जाएगा, कंटेन नेम ऑन टेरिटरी ऑल द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत किसी स्टेट का बॉर्डर बढ़ाना है, वो भी फर्स्ट शेड्यूल में। किसी स्टेट का बॉर्डर कम करना है या नाम चेंज करना है, नामकरण करना है, वो सारा का सारा फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। आगे दिया हुआ है आपको कि इनिशियली कितने थे? पहले 14 राज्य थे। कितने थे? 14 स्टेट थे। और यूनियन टेरिटरी कितनी थी? 6 यूनियन टेरिटरी थी आपकी, ठीक है। कितनी? 6 यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अब कितना हो गया? अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी होगी एज 2024 में अगर देखा जाए तो। कितने हैं? अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 28 स्टेट है। कितने? 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? आप सब बोलोगे सर यूनियन टेरिटरी जो है वो है आपकी 8 यूनियन टेरिटरी है। कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट है, ठीक है। क्लियर हुआ। और जो आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका जिक्र आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के अंतर्गत जिक्र किया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ। फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का जिक्र किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड शेड्यूल में सैलरीज और अलाउंस का जिक्र, एमोल्यूमेंट का जिक्र किया गया है, ठीक है। जो सैलरीज और अलाउंस जो मिलेगी वो सेकंड शेड्यूल में मिलेगी, ठीक है। एमोल्यूमेंट का जिक्र किसमें है? सेकंड शेड्यूल में जिक्र किया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। कवर ऑफ सैलरी, सेकंड शेड्यूल में क्या क्या कवर होता है? सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेज, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शनल, ये सेकंड शेड्यूल में होते हैं। कौन कौन से? ये सारे आपको याद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग हो गया, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये आपके आर्टिकल है।
ये आर्टिकल दे रखे 59, 365, 75 और ये आपका सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 59 में, दूसरा आपका 65 में गवर्नर ऑफ स्टेट, 75 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये दे रखे हैं आपके, ठीक है, ये आर्टिकल दे रखे हैं। थर्ड शेड्यूल में किसका जिक्र किया, अभी बताया मैंने, ओथ ऑफ अफर्मेशन, ठीक है, ओथ ऑफ अफर्मेशन, जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके लिए ओथ किस शेड्यूल के अंतर्गत डिक्लेयर किया, वो आपका थर्ड शेड्यूल, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ ओथ अफर्मेशन, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हो गया, एमपीज हो गया, आपके स्टेट मिनिस्टर हो गए, एमएलए हो गया, इनको ओथ किस शेड्यूल के अंतर्गत है, आपका थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत है, ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे, आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपका ये जज हो गए, इनके लिए सारे के सारा दे रखा है कि जज हो गया, कैग हो गया, इनके लिए ओथ ऑफ अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में, किस शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में ओथ ऑफ अफर्मेशन का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ ऑफ अफर्मेशन का जिक्र किया गया है, ठीक है, सब लोग ध्यान रखें। फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट, सीट का एलोकेशन मतलब सीटें जो होगा उसका विभाजन कैसे कैसे होगा, उस फोर्थ शेड्यूल में आपका जिक्र किया गया है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका एलोकेशन कैसे होगा, वो सारा के सारा किसमें शेड्यूल में दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। स्पेसिफाई एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा, फोर्थ शेड्यूल में केवल राज्यसभा, ना कि लोकसभा, राज्यसभा का सीट का विभाजन कैसे होगा, एलोकेशन कैसे होगा, वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा के जो सीटें हैं उसका विभाजन किस तरीके से किया जाएगा, वो आपका फोर्थ शेड्यूल में जिक्र किया गया है, ठीक है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, मतलब जो सीट का जो राज्यसभा का जो सीट का एलोकेशन किया जाएगा वो किसके बेस पर, हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी के पॉपुलेशन बेस पर उसका क्या करा जाएगा, वो विभाजन किया जाएगा, सीट का एलोकेशन किया जाएगा। आर्टिकल 41 और 80 तक ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब फिफ्थ शेड्यूल में बात करते हैं। पांचवें शेड्यूल में क्या है, पांचवें शेड्यूल में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज है, ये जो ट्राइबल एरिया है, कौन से ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं, अभी मैंने बताया तो जो ट्राइबल एरियाज है वो आपके उसमें जो SC ST है, ठीक है, उसका जिक्र किसमें, SC और ST का जिक्र आपका किसमें है, फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, SC ST का जिक्र, प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर्ड बाय 6 शेड्यूल, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनको छोड़ के बाकी जो SC ST है वो सारे फिफ्थ शेड्यूल में उनका जिक्र है, ठीक है, क्लियर हुआ। सिक्स शेड्यूल में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है ट्राइबल एरिया वाले वो सारा उनका जिक्र सिक्स शेड्यूल में दिया गया है। और इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई, ममता दीदी, कौन सी, ममता दीदी। एम से आपका मिजोरम, ए से आपका आसाम, एम से आपका मेघालय, टी से आपका त्रिपुरा, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, MAMT, मिजोरम, आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है, तो इसका जिक्र आपका सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत दिया गया है। स्पेशल प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया अंडर द सिक्स शेड्यूल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये आपके चार स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, स्पेशल प्रावधान दिया जाता है अंतर्गत छठे शेड्यूल के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे देखते हैं आपका प्रोवाइडेड ऑफ फॉर्मेशन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड विद द लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड काउंसिल, ठीक है। अब बात करते हैं अगला सेवंथ शेड्यूल की। सेवंथ शेड्यूल में क्या दिया गया है, सेवंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मैंने अभी बताया था। सेवंथ शेड्यूल में क्या है, सेवंथ शेड्यूल में तीन है आपकी लिस्ट है, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो यहां पर, कंकरेंट लिस्ट मैं बात करते हैं सेवंथ शेड्यूल में। सेवंथ शेड्यूल में अगर देखा जाए तो इसमें पावर का विभाजन किया गया है कि स्टेट और सेंटर में किस तरीके से पावर का डिवीजन होता है। तो सेवंथ शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर का जिक्र किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, स्टेट एंड यूनियन, सेंटर ऑफ स्टेट में, मतलब सेंटर में और स्टेट में कैसे पावर का डिवीजन किया जाता है, वो आपका सेवंथ शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिसेंटली में एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसमें उसके अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। जो तीन लिस्ट मैंने बताई थी, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट, थर्ड आपकी कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो होती है उसके अंतर्गत 97 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, ठीक है, क्या 97 सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिक्शन और डिफेंस हो गया, कौन कौन से एग्जांपल देखेंगे, डिफेंस किसके अंतर्गत आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर। फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं,
क्लियर हुआ, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला देती है, ठीक है, जुरिडिक्शन करती है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर सबसे पहले मैंने अभी जस्ट बताया कि यूनियन जो लिस्ट है इसके अंदर आपके 97 सब्जेक्ट है। कितने? 97 सब्जेक्ट। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल अगर देखें, डिफेंस किसके अंतर्गत आता है? डिफेंस आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। फॉरेन अफेयर्स का जितना भी फॉरेन अफेयर्स का जिक्र होगा वो सारा का सारा आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। देन अदर एग्जांपल देखते हैं, रेलवे। रेलवे हो गया, ये भी आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अगर यहां पर देखेंगे, स्टेट लिस्ट में आपके 66 सब्जेक्ट है। कितने हैं? 66 सब्जेक्ट का जिक्र स्टेट लिस्ट के अंदर गया है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जुरिडिक्शन करती है। क्या? जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जुरिडिक्शन फैसला देती है, ठीक है, वहां जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जुरिडिक्शन कौन कौन से? पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारा के सारा इसमें आता है। किसमें? आपका स्टेट लिस्ट में। पुलिस किसके अंतर्गत आता है? आप बोलोगे सर स्टेट लिस्ट के अंदर। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंदर। ये सारा स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है। कितने हैं? अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है कितने सब्जेक्ट का जिक्र है? आप बोलोगे सर 47 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। और 47 सब्जेक्ट यहां पर क्या है? जहां कंकरेंट लिस्ट का मीनिंग ही आप समझ जाओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब क्या है? दैट मीन्स बोथ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर जुरिडिक्शन करती है, जहां पर दोनों न्याय देती है, जहां पर दोनों मतलब वो करेगी, किसी भी चीज का डिसीजन लेगी, ठीक है, वो आपका कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे एजुकेशन हो गया, वहां स्टेट गवर्नमेंट भी फैसला दे सकती है और यूनियन लिस्ट भी। तो एजुकेशन हो गया, मैरिज अफेयर हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गए, ये सारे के सारे क्या है? आपका कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। 8th शेड्यूल में देखेंगे, 8th शेड्यूल में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। ठीक है, भारत की 22 भाषा जितनी भी है, भारत के संविधान में जितनी भी 22 भाषा है उनका जिक्र 8th शेड्यूल के अंतर्गत किया है। 8th शेड्यूल के अंतर्गत आपका लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। लिस्ट रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी लेकिन नाउ एक्सपेंड अब 22 भाषा कर दी गई है। ठीक है, आफ्टर कब अब 22 भाषा कब हुई थी? 22 लैंग्वेज का जिक्र कब हुआ था? जब 92 संशोधन हुआ था, 92 अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तब और भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर ओरिजिनली पूछें, ठीक है, तो कितनी भाषा थी? ओरिजिनली तो 14 लैंग्वेज का जिक्र था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ। पहले ओरिजिनली कितने लैंग्वेज का जिक्र था? 14 जो है आपकी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज थी। देन आफ्टर अमेंडमेंट 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमारी कितने संविधान में भाषा हो गई है? 22 भाषा हो गई है। ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। कौन कौन सी भाषा है ये आपकी दी गई है। ठीक है, ये आपकी भाषा जितनी भी 22 के 22 भाषा है, 22 लैंग्वेज, ये आपकी 22 लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, कौन कौन सी? इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी और तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया। ये सारी की सारी आपकी 22 लैंग्वेज है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना। 9th शेड्यूल की बात करते हैं। 9th शेड्यूल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू पूछा जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किस शेड्यूल में का जिक्र किया गया है? तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो जिक्र किया गया है वो 9th शेड्यूल में जिक्र किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। कंटेंट लॉ आर बियॉन्ड द स्कोप जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इनिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्ट टू लैंड रिफॉर्म का प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? ये पहला अमेंडमेंट था। कौन सा? 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। 1951 में पहला संशोधन हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? तो सबको याद रखना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। दैट मीन प्रोटेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लॉज के लिए पहला अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको सबको याद रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द केशवानंद भारती केस 1973 लॉज द शेड्यूल रिव्यू द वायलेट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 10th शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है, 10th शेड्यूल जो है उसमें किस चीज का जिक्र किया गया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र किया गया है। किसका? एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र किया गया है। 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र किया गया है। किसका? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। देखते हैं
और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये कब ऐड किया गया था, जब 52 अमेंडमेंट हुआ था, 52 अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, तब ये ऐड किया गया था। दैट मीन्स 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया। प्रोवाइड द रूल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए ऑन द ग्राउंड डिफेक्शन, मतलब इसमें दिया गया है कि जो एमपी और एमएलए का जो डिस्क्वालिफिकेशन वो किस तरीके से होगा वो दिया गया है। ठीक है, कैसे कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई एमपी और एमएलए। ठीक है, वॉलंटरी गिव द पार्टी मेंबरशिप या वोट अगेंस्ट द पार्टी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है एमपीज और एमएलए के अंदर। ठीक है, तो इसका जिक्र 10th शेड्यूल के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। आगे और इंपॉर्टेंट है 11th शेड्यूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में आपका पंचायत राज का जिक्र किया गया है। जो आपका 11th शेड्यूल है, ठीक है, 11th जो स्केड्यूल है, ठीक है, इसके अंदर आपका पंचायत राज का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्या पंचायत राज का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है, आप बोलोगे सर पंचायत राज सिस्टम का जिक्र किया गया है। ठीक है, और जो पंचायत राज सिस्टम है ये कब ऐड किया गया था, 73rd अमेंडमेंट पूछा जा सकता है। 11th शेड्यूल के अंतर्गत पंचायत राज कब ऐड किया गया था, तो जो 73वां जो संशोधन हुआ था ना, अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, उसके थ्रू ऐड किया गया था पंचायत राज सिस्टम 11th शेड्यूल में। क्लियर हुआ। टोटल कितने सब्जेक्टेड है, 29 सब्जेक्ट है पंचायत राज सिस्टम में। ठीक है, कितने, 29 सब्जेक्ट है। कितने हैं, 29 सब्जेक्ट है। यहां पर दिया है कि एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, दूसरा आपका दे रखा है इस तरीके से कि जो लिस्ट है टोटल 29 सब्जेक्ट है अंडर द जुडिक्शन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, आर्टिकल 243G के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं 12th शेड्यूल, लास्ट शेड्यूल की बात करते हैं। 12th शेड्यूल, 11th में आपका पंचायत राज सिस्टम है, देन आफ्टर क्या है 12th उसमें आपका म्युनिसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल गवर्नेंस के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया था, एडेड कब किया गया था, जो 74th जो अमेंडमेंट हुआ था, 74th अमेंडमेंट 1992, क्या 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर ये आपको ऐड किया गया था 12th शेड्यूल में। क्लियर हुआ। इसमें कितनी सब्जेक्ट है, जो म्युनिसिपैलिटी है आपकी, उसके म्युनिसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आरपीएफ का एसआई का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी सब्जेक्टेड, ठीक है, अंडर द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, 12th शेड्यूल। तो आपको डायरेक्ट पूछा था कितने सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत, तो आपके 18 सब्जेक्ट हैं। और आपके जो पंचायत राज सिस्टम है उसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आपके मैंने 12 के 12 शेड्यूल आपको एक्सप्लेन कर दिए गए। आगे और जानते हैं और देखेंगे यहां पर आपका ट्रिक किस तरीके से, अगर आपको याद नहीं होते हैं शेड्यूल तो किस तरीके से लर्न करने हैं शेड्यूल, वो मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, क्या आपको मैंने ट्रिक दी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब देखते हैं, टी का मतलब टेरिटरी, ठीक है, ई का मतलब एमोल्यूमेंट, और आपका ए का मतलब अफर्मेशन ओथ जिसको बोलते हैं, आर का मतलब राज्यसभा का सीट का एलोकेशन, एस का मतलब शेड्यूल्ड एरिया, ओ का मतलब अदर शेड्यूल्ड एरिया हो गया, ममता दीदी की बात होगी, एफ का मतलब हो गया फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, और ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, एल का मतलब लैंड रिफॉर्म के जिक्र किया गया है, और आपका डी का मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, पी का मतलब पंचायत राज, और एम का मतलब म्युनिसिपैलिटी। ये सब चीज का जिक्र किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। तो आपको याद रखनी है ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, क्या टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपकी मैंने आपको ट्रिक दे दी है, आप याद कर सकते हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के नाम से। ठीक है, 12 के 12 शेड्यूल है, आपको एक भी शेड्यूल ऐसा नहीं है स्किप नहीं करना, 12 के 12 शेड्यूल से आपके उसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मेरे साथ एक बार फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसी वीडियोस के अंदर आपको शेड्यूल लर्न करवा दूंगा मैं। ठीक है, पहला टी मैंने क्या होता है, आप बोलोगे यूनियन टेरिटरी और स्टेट लिस्ट का जिक्र किया है। ई मैंने एमोल्यूमेंट, ठीक है, जो आपकी सैलरीज और सैलरी वगैरह मिलेगी, ठीक है, अलाउंस वगैरह मिलेंगे, वो आपका सेकंड शेड्यूल में। ए मैंने होता है ओथ अफर्मेशन, ठीक है, और आपका अगला होता है आर है राज्यसभा। चौथा की बात करी जाए तो जो आपका जो चौथा है शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल, उसमें सीट ऑफ एलोकेशन ऑफ राज्यसभा की सीट का एलोकेशन किस तरीके से किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये सब पता होगा आपको। अगला है एस मतलब शेड्यूल्ड एरिया SC ST वाला एरिया। नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट कब, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसको छोड़ के, क्योंकि उसका जिक्र 6th शेड्यूल में किया गया है। ठीक है, ममता दीदी वाला ट्रिक आपका याद होगा।
ओ मैंने होता है अदर शेड्यूल्ड एरिया, एफ मैंने होता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, और अगला है ओ होता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, और एल मैंने होता है लैंड रिफॉर्म, डी मैंने होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, पी मैंने होता है पंचायत राज, एम मैंने होता है म्युनिसिपैलिटी। और मैंने अभी बताया था कि जो पंचायत राज है इसके अंदर 29 सब्जेक्ट है, और जो आपका म्युनिसिपैलिटी है इसके अंदर 18 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। ये की अमेंडमेंट जो आपका इम्पैक्टिंग शेड्यूल है, ओवर टाइम सेवरल अमेंडमेंट मॉडिफाई द शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक नीड टू नेशन बिलो द की पॉइंट। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला अमेंडमेंट कब हुआ था 1951 में, 1951 में अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट। क्यों हुआ था, जो 9th शेड्यूल है उसको मॉडिफाई किया गया था टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म अदर लॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। पहला शेड्यूल कब हुआ था 1959 में, और 1959 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो उसके अंतर्गत जो आपका 9वां जो शेड्यूल है, 9th जो शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म वाला, उसको मॉडिफाई किया गया था, क्लियर हुआ। देन 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th अमेंडमेंट कब हुआ था, 7th अमेंडमेंट जब 1956 में होता, रिकॉग्नाइज द स्टेट अलर्ट द फर्स्ट एंड फोर्थ कंसर्निंग डिवीजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो 7th शेड्यूल कब हुआ था, जो आपका 7th जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, ठीक है, शेड्यूल नहीं, अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है, वो 1956 में हुआ था, और पहला कब हुआ था 1951 में, ठीक है, और इसमें 9th शेड्यूल को अमेंड किया गया था, ठीक है, उसमें जिक्र किस चीज का था, आपका लैंड रिफॉर्म ऑफ अदर लॉज का जिक्र किया गया था, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे यहां पर दिया है जो 42nd अमेंडमेंट था, जो 42nd, क्या बोला मैंने, 42nd अमेंडमेंट था 1976 के, उसमें क्या है, उसमें क्या अमेंड किया गया था, उसके अंदर क्या संशोधित किया गया था, एट द 10th शेड्यूल, जो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट अभी जानेंगे, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, जो 10th शेड्यूल है ना, 10th शेड्यूल के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलए, ठीक है, एमपी एंड एमएलए, ठीक है, ये आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, क्लियर हुआ। बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब जो आपका ये हो गया, अगला है 52nd, कौन सा 52वां संशोधन जो हुआ था, 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। इसमें क्या अमेंड किया गया था, इसमें जो अमेंड किया गया था वो जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल बाय फॉर्मलाइजिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 10th शेड्यूल में क्या है, जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर आपका फॉर्मलाइजिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, फॉर्मलाइजिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला 86 अमेंडमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 86 जो अमेंडमेंट है, कौन सा, जो 86 अमेंडमेंट है 2002 में, जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें इंसर्टेड न्यू एंट्री 11th शेड्यूल मेकिंग द एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, इसका जिक्र इसमें दिया गया, इस संशोधन के तहत किया गया है। और जो आपका 93rd अमेंडमेंट एक्ट था 2006 में, उसमें 9th शेड्यूल टू इंक्लूड द सर्टेन लॉ एंड रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट है, ये भी आपको याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको स्लाइड में लगा दिए। पहला 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात करें तो ये आपका इसमें ऐड किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलए अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसमें भी स्ट्रेंथिंग ऑफ 10th शेड्यूल का स्ट्रेंथिंग बढ़ा है, फॉर्मलाइजिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर आता है 86 अमेंडमेंट 2002 में, इसमें आपका इंसर्ट किया गया था न्यू एंट्री ऑफ 11th शेड्यूल मेकिंग द एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल था, कंप्लीट शेड्यूल था, ठीक है। इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपका शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 12 के 12 शेड्यूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, ठीक है। तो हमने आज 3 चैप्टर कवर किए, कौन कौन से, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन सेकंड हमने पढ़ा था आपका प्रीएम्बल, और थर्ड पढ़ा था आपका शेड्यूल, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इसी तरीके से क्लास कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी के लिए जय हिंद।